हर कोई इससे है लड़ता, जीतता या टूटता है। किसी का जीवन खाली क्यों, किसी की भरती झोली है। संघर्षों से भरी जिंदगी, खेलती आंख मिचौली है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी संघर्ष भाग 2 लेकर हाजिर हूं। आपने संघर्ष भाग 1 को बहुत पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं अपनी कहानी संघर्ष भाग 2 लेकर हाजिर हूं। आप लोगों ने सुना कि किस तरह रवि की लाइफ में एक हादसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और जब वो घर आता है तो जब अपने कमरे में आता है, वहाँ देखता है अपने पिक्स, अपने वार्ड देखता है तो उसे बहुत दर्द फील होता है। वो खुद को बहुत कमज़ोर और लाचार समझता है। और इस पर जब उसके रिश्तेदार उसे देखने आते हैं तो उन लोगों का रिएक्शन कुछ अच्छा होता है, कुछ सहानुभूति वाला होता है। लोग कहते हैं कि अब रवि क्या करेगा, इसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है और बेटा तो बाप का सहारा होता है, अब वर्मा जी का कोई सहारा नहीं, अब वर्मा जी को खुद ही जो है रवि का सहारा बनना पड़ेगा। ये सारी बातें रवि के मन को अंदर से अंदर कहीं ना कहीं तोड़ती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो खुद को ही कमज़ोर समझने लगता है, लाचार समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब वो अपने मम्मी पापा का कभी सहारा नहीं बन पाएगा। उसके अंदर हीन भावना आना शुरू हो जाती है और उसके घर वाले भी उसकी छोटी बड़ी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, जिससे देखकर वो और झुंझला जाता है और गुस्सा करने लगता है। और जो है इसी झुंझलाहट में वो कभी अपनी बालकनी में बैठ के बुक पढ़ता है, तो कभी सामने पार्क होता है तो वहाँ बच्चों को खेलते हुए देखता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा जो है अच्छा फील होता है। उसे खुद लगने लगता है कि उसके जितने सपने उसने देखे थे सब चकनाचूर हो गए। इसी बीच उस बच्चे ने आवाज़ दिया, भैया हमारी गेंद दे दो। रवि इधर उधर देखने लगता है, उसे वो गेंद दिखाई नहीं देती है। वो उससे पूछता है कि कहाँ है, तो बच्चा कहता है भैया आगे थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ पे पर्दे के पीछे हमारी गेंद पड़ी हुई है। तो रवि अपने व्हील चेयर से धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है, पर्दे के पीछे गेंद उसकी पड़ी होती है। तो वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकता है वैसे ही उसकी बहन रीवा पीछे से आवाज़ देती है कि भैया गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है भैया क्यों गिर जाएंगे। तो वो रीवा कहती है कि कुछ नहीं, भैया गिर जाएंगे क्योंकि भैया के पैर में चोट लगी है। तो वो बच्चा पूछता क्या भैया चल नहीं सकते हैं, चोट की वजह से भैया नहीं चल सकते हैं। तो रीवा कहती हाँ तुम्हारा बॉल कहाँ है। तो रवि इशारा करता है कि वहाँ पे है। तो रीवा उसे बॉल उठाती है। तो वो बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है कि दीदी भैया क्यों नहीं चल सकते, भैया क्या डरपोक है, छोटी सी चोट से जो डर गए हैं और नहीं चल सकते हैं। और मेरी मम्मा तो कहती है कि डर हमारे मन के अंदर होता है और अगर डर ने हमारे मन पे काबू कर लिया तो हमको अपाहिज बना देता है। तो क्या भैया डरपोक हैं? और अगर आप अपने मन के डर पर काबू कर लेते हैं तो आप हर चीज़ जीत सकते हैं। मेरी मम्मा तो यही बताती है। तो रीवा उसको बॉल देते हुए कहती है कि तुम जाओ यहाँ से और ज़्यादा बकवास मत करो, और अगर दोबारा बॉल आई तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो इस पर रवि कमरे में बैठा उस बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और उस बच्चे की बात ने उसके मन में एक आशा जगाई कि जो है वो बच्चा सही ही तो कह रहा है। रवि क्यों डर रहा है, उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, सिर्फ 2 पैर ही तो नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में इतने अचीवमेंट किए हैं और वो आज लाचार बना अपने मम्मी पापा पर बोझ बना बैठा हुआ है। वो सिर्फ डर ही तो रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो सब कुछ कर सकता है, उसने जो नॉर्मल इंसान करते हैं वो सब कुछ कर सकता है। और इसी भावना के साथ रवि अपने अंदर एक नई ऊर्जा लाता है और जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स निकालता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एक फाइल में लगाता है और एक पेपर उठाता है, वहाँ पर वो कुछ जगह पर टिक करता है और जो है फिर घर में पापा से सोने के लिए वो नाश्ता करके सोने के लिए चला जाता है।
सुबह रवि जल्दी उठ जाता है और उस बगल में पड़ी हुई बेल को बजाता है और बेल के बजाने पर उसके पापा आ जाते हैं तो वो उसे बाथरूम में छोड़ते हैं और रवि नहा धो के फ्रेश होके आके नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। तो पापा उसकी बटर लगाते हैं ब्रेड में, कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गया। तो रवि कहता है पापा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे इतने अच्छे मतलब हो, तुम्हारे इतने अच्छे रिजल्ट हैं और जो है तुम जॉब जो है कहीं पे आएगा तो वहाँ पे फॉर्म भर देना, ऐसे जॉब देखने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्यों तुम भटकोगे इधर उधर। तो रवि झुंझला सा जाता है, कहता पापा अगर आज मेरे दोनों पैर सही होते तो क्या आप मुझे घर पे बैठने देते, आप मुझे जॉब ना करने देते। और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ जो आम लोग करते हैं। और पापा मैं जो है सिर्फ अपने पैर ना होने की वजह से घर में नहीं बैठना चाहता। तो उसके पापा समझ जाते हैं और वो अपने ड्राइवर रमेश को फ़ोन करते हैं कि रवि जहाँ जहाँ जाना चाहे उसे ले जाएं। तो ड्राइवर आता है, रवि को ले जाता है। रवि कई ऑफिसों में जाता है, वहाँ पर लोग उसे जो है बहुत लाचारी की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग तरस खाकर उसे जॉब देना चाहते हैं। पर रवि को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि कोई उस पर तरस खा के जॉब दे, क्योंकि वो वाकई बहुत टैलेंटेड लड़का था और इस वजह से कुछ जॉब उसे नहीं पसंद आती तो कुछ वहाँ के लोग नहीं मतलब उसे रिजेक्ट कर देते। इस तरह कई दिनों तक वो कई फैक्ट्रियों कंपनियों के सबके चक्कर लगाता रहा। थोड़ा सा उसके मन में निराशा भी हुआ इस बात को लेकर और थोड़ा सा निराशा इस बात की थी कि वो इतना टैलेंटेड है, अगर आज वो सही होता तो लोग उसे अपने पास ज़रूर रखते, अपने यहाँ जॉब पे ज़रूर रखते। लेकिन फिर भी वो उसने हार नहीं मानी और वो फैक्ट्रियों और कंपनियों के चक्कर लगाता रहा। मम्मी पापा भी ने सोचा कि ठीक है ये बाहर निकल रहा है, अगर इसको अच्छा लग रहा है तो ये जाए। और रवि को विश्वास था कि वो एक न एक दिन उसकी किस्मत जरूर रंग लाएगी और उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और इसी तरह वो कंपनियों के चक्कर लगाता रहा, रोज जॉब देखता, रोज पेपर में टिक करता, रोज जाता। एक दिन उसे एक फैक्ट्री में उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे जॉब मिली, उसे प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर अपॉइंट किया गया। वो बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि वो जॉब उसकी काबिलियत के हिसाब से थी। वो घर आया और उसने अपनी मम्मा को आवाज़ दिया, मम्मा रीवा कहाँ है सब लोग, देखो आज मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मम्मी आती हैं, रमेश से उसके व्हील चेयर को पकड़ती हैं, अंदर ले आती हैं और वो कहता है कि मम्मी अब मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा, अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं कमाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, बाहर की दुनिया देखूंगा और मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा। और तो इस पर उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती हैं, उसके पापा भी आ जाते हैं और अपने बेटे का माथा चूम लेते हैं। वो कहते हैं बेटा मुझे पता था मेरा बेटा बहुत काबिल इंसान है और बहुत अच्छा है और मेरा बेटा हर फील्ड में बहुत अच्छा जाएगा, ये मुझे विश्वास था। इस पर उसकी बहन कहती है रीवा कि भैया अब तो आप खुशखबरी भी लेकर आ गए और बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, चलिए आज बाहर खाना खाने चलते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। तो इस पर रवि कहता है क्या बात है मम्मी, ये अभी भी वही खाने पर ही अटकी हुई है और ये चूहिया कब जो है बड़ी होएगी, इसको सिर्फ खाना ही सोचता है। तो इस पर रीवा थोड़ा सा तिलमिला जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है भैया मैंने इस शब्द को बहुत मिस किया और जो है आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही बुलाया करिए, मैंने बहुत मिस किया इस शब्द को सुनने के लिए, आपने इतने दिनों से मुझे कभी ना चूहिया कहा ना छिपकली कहा। तो इस पर वो हंसने लगते हैं सब लोग और रीवा भैया के गले लग जाती है अपने।
वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। रवि रोज अब रूटीन में आ चुका होता है, रोज ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है और एक रूटीन में उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। वो ऑफिस में क्या क्या हुआ सब कुछ आके घर पे बताता, मम्मी पापा से सारी बातें डिस्कस करता। तो उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए कि कम से कम रवि अब अपनी लाइफ में बिजी है, उसके अंदर वो झुंझलाहट वो नहीं है और कम से कम अब ये अपनी ज़िंदगी में बिजी तो है। और एक चीज़ उन लोगों को एक चिंता सताती है कि अब रवि सेटल हो गया है और अच्छा कमा रहा है, तो क्यों ना इसकी शादी की बात की जाए। और जो है तो उन्होंने इस बात पर, रवि की एक दोस्त होती है रेखा, जिसे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और उसके मम्मी पापा भी कई बार बात कर चुके होते हैं दोनों की शादी के लिए। पर रवि का था कि जब तक वो कुछ कर नहीं लेगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। तो इस बात को उसकी मम्मी जब रवि के पापा से बताती हैं कि रेखा और रवि की बातें करते हैं शादी की चौधरी साहब से, अब तो रवि कमाने भी लगा है। तो उसके पापा कहते हैं पहले की बात और थी, पता नहीं चौधरी साहब माने कि ना माने। तो उसकी मम्मी कहती क्यों नहीं मानेंगे, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसी बात पर डिस्कस होती है तो उसके रवि के पापा शाम को चौधरी साहब को नाश्ते पर बुलाते हैं। तो चौधरी साहब और उनकी वाइफ दोनों आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो फिर खाना पानी होता है, नाश्ता होता है और इधर उधर की सारी बातें होती हैं। इसी बीच रवि के पापा ने रवि और रेखा की बातें छेड़ी शादी के लिए कि अब तो हमारा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है सर भाई साहब, और क्यों ना इसकी शादी की बातें, अब दोनों की शादी कर दी जाए। तो चौधरी साहब और उनकी वाइफ थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करती हैं वहाँ पे, और कि कहाँ अभी हम लोग नहीं जानते, अभी तो मुझे बात करनी पड़ेगी रेखा से। तो ये सारी बातें रवि की मम्मी को खटकती हैं थोड़ा सा कि हाँ इन लोगों का मन नहीं है। और जब वो लोग चले जाते हैं तो ये बातें वो रवि के पापा से कहती हैं कि मुझे लग रहा है चौधरी साहब का मन नहीं है। तो उसके पापा कहते कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है शाम को फ़ोन करेंगे और दूसरे दिन फ़ोन करेंगे। तो दूसरे दिन जब फ़ोन करते हैं तो वो ये बातें बताते हैं कि हमारी बेटी को कोई और लड़का पसंद आ गया है और हमारी बेटी किसी और से प्यार करती है, तो हम माफ़ी चाहेंगे, हम उसके पसंद के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस पर उसके रवि की मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं कि जो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद आज हमारे बेटे में कुछ कमी है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। और वो दुखी रहती हैं। शाम को जब रवि ऑफिस से घर आता है तो घर का माहौल कुछ शांत रहता है। तो ये बात वो रीवा से पूछता है कि क्या हुआ, घर में कुछ हुआ है क्या। तो रीवा सारी बातें बताती है। तो रवि अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मा पहले की बात और थी, पहले मैं सही था और रेखा हमको पसंद करती थी, ठीक है, और पहले मैं ठीक ठाक था तो इसलिए शायद वो पसंद करती थी, और कोई भी लड़की मेरे जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी, और आप क्यों परेशान होती हैं, और जो है ठीक है उसकी ज़िंदगी है, ये फैसला उसका है, और आप परेशान मत होइए, ज़िंदगी में सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मुझे बहुत कुछ अब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस पर जो है उसकी बहन रीवा आती है, कहती मम्मा तो भैया फालतू में परेशान हो रही हैं, मेरे भैया के लिए तो कोई ऐसी लड़की बनी होगी जो मेरे भैया का शरीर नहीं मेरे भैया का दिल देखेगी। तो इस पर रवि कहता है कि क्या बात है, छोटी तो इतनी समझदार कब से हो गई, और ये छिपकली तो दिन पर दिन समझदार होते जा रही है। तो इस पर रीवा पैर पटकते हुए अंदर जाती कि भैया क्या है, दिन भर यही बुलाते रहते हो, हम जो है मुझे बात नहीं करनी है आपसे, और वो पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। तो इस पर उसके इस रिएक्शन को देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, और फिर रेखा की बात को सब भूलने की भी कोशिश करते हैं। रवि भी भूलने की कोशिश करता है, ये उसका पहला प्यार होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, पर वो सोचता है कि हाँ अगर वो खुश है तो कोई बात नहीं। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन रवि की मम्मी की रवि की जो मौसी होती हैं उनके एक दोस्त की लड़की का पेपर यहाँ पर होता है, इनके यहाँ इनके शहर में। वो नेट का पेपर देने के लिए आना चाहती है। तो
उसके मौसा जी फ़ोन करते हैं कि क्या मैं कुछ 2-3 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी का पेपर है और उनके पास रुकने की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बात की, क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? तो रवि की मम्मी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं जीजा जी, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, और अपना ही घर समझिए। तो दूसरे दिन रवि की मम्मी और रीवा नाश्ते की तैयारी कर रही होती हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है। रीवा दौड़ के दरवाज़ा खोलती है, तो दरवाजे पर उसके मौसा जी और उनके फ्रेंड होते हैं, तो वो नमस्ते करती है, नमस्ते मौसा जी। तो नमस्ते करके वो एक किनारे हटती है, तो मौसा जी कहते हैं, बेटा ये हमारे दोस्त हैं और ये इनकी बेटी शेफाली हैं। रीवा शेफाली को लेकर अंदर आती है, उनका बैग लेकर, और सब लोग नाश्ता पानी करते हैं। रीवा शेफाली को अपने रूम में ले जाती है, वहाँ पर दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थोड़ी ही देर में हो जाती है। और शाम को रवि जब आता है तो उस टाइम पे उसकी मम्मी खाना बना रही होती हैं। जब खाना बना रही होती हैं तो शेफाली किचन में आती है, वो कहती है, आंटी मुझे भी थोड़ा काम करने दीजिए, क्योंकि मैं पूरा दिन बोर हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते, और मुझे थोड़ा सा किचन में काम करने दीजिए। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है, बेटा कल तो तुम्हारा पेपर है, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ पर मैं सब कर लूँगी। तो वो कहती है, आंटी मैंने पढ़ाई कर ली है और एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, और मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ आपकी। इसी बीच बाहर की घंटी बजती है घर की, और रीवा जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तो रवि कहता है, क्या बात है, आज तू दरवाज़ा खोलने आई और मम्मा कहाँ है? तो रीवा कहती है कि जो है आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, इसलिए मैं दरवाज़ा भैया खोलने आई, वरना आप सोच सकते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलने आ सकती हूँ, कभी नहीं। तो इस पर रमेश ने व्हील चेयर पकड़ाया रवि का और कहा, दीदी जरा भैया के हाथ में दवा लगा दीजिएगा, भैया के हाथ में चोट लग गई है। तो रवि कहता है कि रीवा ये बात मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। तो रीवा हाँ में सर हिलाती है और अंदर आती है। रवि जो शेफाली के पापा से परिचय कराते हैं, और शेफाली से परिचय कराते हैं कि बेटा ये नेट का पेपर देने हमारे यहाँ आई हैं। तो अब वो परिचय होता है, दोनों में हाय हेलो होता है। तो रवि अंदर फ्रेश होने के लिए जाने लगता है, तभी रीवा कहती है, भैया 1 मिनट रुकिए, मैं दवा तो लगा दूं। तो उसकी मम्मी सुनती कहती, दवा किस चीज़ की दवा, कहाँ लगा दोगी? तो रीवा कहती है, भैया के हाथ में चोट लगी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दवा लगा दूं। तो रवि कहता है, भगवान, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, ये लड़की, इसको मैंने मना किया था कि मम्मी के सामने मत बताना, फिर भी इसने बता दिया। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है, तू कहाँ कहाँ चोट लगाए रहता है, तू जानता है तुझे कुछ हो जाता है, तुझे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मेरी जान निकल जाती है, तो कितना बड़ा पागल है, अपना ख्याल नहीं रखता। तो ये सारी बातें शेफाली दूर खड़ी हुई देख रही होती है। उसने पहली बार जो है मम्मी का प्यार देखा, पहली बार भाई बहन का प्यार देखा, और रवि रीवा को गुस्सा कर रहा होता है कि तू कोई बात नहीं समझती है, मैं समझ गया था कि तू अभी बिना मम्मी से बताए नहीं रहेगी। तो रीवा भी नाचती है कि हाँ जो है अब आपको डांट पड़ रही है, अच्छा लग रहा है। तो रवि उसकी चोटी खींचता है, ये सारी चीजें शेफाली को बहुत अच्छी लगती है। वो भाई बहन का प्यार देखकर एक किनारे खड़ी रहती है, देखती रहती है। और रवि रूम में जाता है, फ्रेश होता है, शाम को खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। रवि के हाथ में चोट लगी होती है, तो उसकी मम्मी उसे अपने हाथों से खिला रही होती हैं। रवि बहुत नानुकुर करता है कि नहीं मैं खा लूँगा, पर उसकी मम्मी उसे अपने हाथों से खिला रही होती हैं। ये सब देखकर शेफाली को बहुत अच्छा लगता है। उसकी फैमिली, उसने पहली बार तो एक परिवार देखा था जहाँ पर इतना प्यार होता है। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग रूम में चले जाते हैं। शेफाली भी अपने रूम में पढ़ रही होती है, और वो उसके बाहर देखती है, बालकनी में बैठकर वो पढ़ रही होती है। बाहर बहुत अच्छा नज़ारा होता है, दीपावली का टाइम था, तो सारी तरफ लाइटें लगी हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो बाहर बैठ के पढ़ रही होती है, पढ़ते पढ़ते उसे प्यास लगती है, तो वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। तभी वो देखती है कि रवि कोई सामान ढूंढ रहा है अपने कमरे में, और वो उस सामान को पाने की कोशिश कर रहा, पर वो उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। वो थोड़ी देर खड़ी उसे देखती है। रवि बहुत कोशिश कर रहा है, पर
वो उस सामान को नहीं ले पा रहा है, तो पहले उसने सोचा कि वो जाकर रीवा को बता दे कि उसके भैया को उसकी ज़रूरत है। वो रूम में जाती, देखती रीवा सो रही है, तो वो सोचती है इसको क्यों जगाए, और वो फिर वापस आ जाती है। देखती है रवि को अभी भी सामान नहीं मिला, तो वो सोचती, उसके मन में एक डर भी होता है कि कैसे किसी के रूम में ऐसे जाए, अभी वो एक बार ही रवि से मिली है। वो थोड़ा सा संकोच भी करती है, और फिर लेकिन वो उससे रहा नहीं जाता। वो फिर उस आवाज़ देती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो रवि मुड़ के देखता है, कहता है हाँ जी आइए। और तो शेफाली पूछती है कि क्या आपको कुछ ज़रूरत है, मैं उठा दूँ। तो रवि कहता हाँ मुझे ये बुक चाहिए थी और मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ आप उठा दीजिए। तो शेफाली उठा के उसे बुक देती है, और वो उसकी नज़र रूम में जाती है। तो वो रूम में देखती है मेडल और शील्ड और रवि की फ़ोटो सब लगी रहती हैं। वो चारों तरफ एक नज़र घुमाती है, और उसे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। तो रवि कहता है कि हाँ, पढ़ाई के दिनों के ये सारे अवार्ड हैं मेरे। और जो है फिर थोड़ी सी बातें होती हैं, अपने बारे में रवि बताता है, और फिर शेफाली कहती है कि ठीक है चलते हैं, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करना है, और गुड नाइट बोल के वो रूम से बाहर निकल आती है। और रूम से बाहर आकर वो पानी लेती है और अपने रूम में जाती है पढ़ाई करने के लिए। सुबह दूसरे दिन उसका पेपर होता है नेट का, तो उसके पापा और शेफाली के पापा दोनों लोग उसको लेके जाते, शेफाली को लेकर जाते हैं। तो क्योंकि जो है रवि के पापा सोचते हैं कि अगर ये अकेले गए तो ये बोर होंगे, तो कंपनी मिल जाएगी, तो वो भी साथ में चले जाते हैं। शेफाली का पेपर होता है, उसका पेपर बहुत अच्छे से होता है, और वो शाम को घर आती है। तो दूसरे दिन रविवार होता है, तो रवि के पापा के बहुत जिद करने पर शेफाली के पापा एक दिन रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी, उसके बाद क्या क्या हुआ रवि की ज़िंदगी में, ये सब आप लोगों को सुनाऊंगी। और अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारा बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड हो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हमारा वॉच टाइम बढ़ाइएगा प्लीज़, हमारा वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत कम जा रहा है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वॉच टाइम हमारा बढ़ाइए, और हमारे दिव्यांगम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी दीजिए। और मेरी ये कहानी भाग 2 संघर्ष यहीं पर ख़त्म होती है। भाग 3 लेकर मैं फिर आगे मंगलवार को हाजिर होंगी, और मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगी कि क्या क्या होता है रवि की लाइफ में। रवि की लाइफ में ये संघर्ष करना पड़ता है, और रवि क्या, हर इंसान को ये संघर्ष करना पड़ता है, और इंसान को संघर्ष करते भी रहना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने किसी स्पेशल इंसान को चुना होता है ऐसे, जिसे संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान का हमें धन्यवाद देना चाहिए, और भगवान से संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, हमारा बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, और अपना प्यार ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। थैंक यू, और मैं मंगलवार को फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।